जय हिंद बच्चों। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th की फर्स्ट रिवीजन टेस्ट की मार्किंग स्कीम, ब्लूप्रिंट, सिलेबस और थोड़ा सा एग्जाम प्रिपरेशन का बर्ड आई व्यू। साथ ही हम इसमें देखेंगे एक नए तरह का कॉन्सेप्ट जो कि है डेटा बेस्ड पैसेज। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं हाई और हायर सेकेंडरी एग्जाम्स सेशन 2021-22 की मार्किंग स्कीम, जिसमें बेसिकली होगा क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और उसका मार्क्स डिवीजन फ्रेमवर्क, क्योंकि ये हमें एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें हम ये मार्किंग स्कीम देखें तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4 तरह के क्वेश्चंस लिए गए हैं इस बार। सबसे पहले तरह के क्वेश्चंस वो हैं जो 1 मार्क ईच है। इस तरह के टोटल क्वेश्चंस होंगे 5, जिसमें कि 32 सब क्वेश्चंस या उप प्रश्न होंगे। तो ये पूरे 32 क्वेश्चंस में से 1 मार्क प्रत्येक प्रश्न का होगा। तो टोटल मार्क्स हुए 32। और ये होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैच द कॉलम भी हो सकते हैं, डू एज डायरेक्टेड भी हो सकते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे। दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10। तो 2 मार्क्स ईच के हिसाब से टोटल मार्क्स हुए 20। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तीसरी तरह के प्रश्न हैं जो 3 मार्क्स के हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या होगी 4। तो 4 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स ईच के हिसाब से टोटल मार्क्स हुए इसमें 12। ये भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। चौथी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स ईच है और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या है 4। तो 4 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स ईच के हिसाब से इसमें मार्क्स अलॉटेड हैं 16 मार्क्स। ये एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि थिंकिंग एबिलिटी पर बेस्ड होंगे। तो इस तरह से टोटल मार्क्स यदि हम देखें तो 32 मार्क्स, जिसमें 1 मार्क ईच है, 20 मार्क्स जो कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, 12 मार्क्स जो कि 3 मार्क्स ईच है और 16 मार्क्स जो कि 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो टोटल मार्क्स अलॉटेड है 80, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर 80 नंबर्स का होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपके क्वेश्चन पेपर में 23। आइए अब हम फर्स्ट रिवीजन टेस्ट के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल। यदि हम इसके प्रो सेक्शन की बात करें तो लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को लिया गया है। लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेसन नंबर 3 डिलीटेड है, इसलिए लेसन नंबर 4 को लिया गया है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। यदि हम पोएट्री सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट पोम अ फोटोग्राफ, सेकेंड द लेबनम टॉप और थर्ड वन द वॉइस ऑफ द रेन को लिया गया है। इसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट की यदि हम बात करें तो इसका लेसन नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, लेसन नंबर 2 द एड्रेस को लिया गया है। अब हम ग्रामर सेक्शन पर आते हैं, जिसमें आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रपोजिशंस, टेंसेस एंड मॉडल्स को लिया गया है। अब हम राइटिंग सेक्शन को देखते हैं। इसमें आपके हैं मेकिंग इनविटेशन, फॉर्मल लेटर्स, एडवर्टीजमेंट, नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग, इनफॉर्मल लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड पोस्टर मेकिंग। चिल्ड्रन, आज हम इसमें आपके रिवीजन आर के दौरान डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत आपको अनसीन पैसेज आते हैं और नोट मेकिंग के लिए भी एक पैसेज आता है। अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस के आंसर आप कई सालों से ढूंढने की और आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके लिए नया नहीं है। लेकिन एक नई चीज जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है डेटा बेस्ड कॉम्प्रहेंशन। इस तरह के पैसेज जनरली सर्वे रिपोर्ट्स पे बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको कभी कोई पाई चार्ट दिया जा सकता है या कोई चार्ट दिया जा सकता है और
उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए आज हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये नीचे एक पैसेज है जो कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर एक चार्ट बनाया गया है। आइए हम इसे देखते हैं। More than 1,950 active satellites are currently orbiting Earth and plenty more could soon be joining them. ये जो इसमें डेटा दिया हुआ है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। Reduced cost and growing competition has seen an increasing number of commercial satellites reaching Earth's orbit, which, unlike national space programs, don't recognize national boundaries. While some countries continue to view space through a military lens, collaborations such as the International Space Station have brought nations together to push the boundaries of knowledge about the universe. This spirit of cooperation is also giving rise to a new breed of entrepreneur keen to exploit the untapped potential of the burgeoning space sector. Those satellites which do not work or are not operational are called garbage. ये वो टर्म्स हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं, इसलिए इन्हें हमें ध्यान रखना है। तो ये इसमें हम एक चार्ट देख सकते हैं जो कि इस सर्वे रिपोर्ट में सब कुछ कवर कर रहा है। इसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसमें एक फर्स्ट कॉलम जो है वो है नेम ऑफ कंट्रीज, जिसमें हमें 4 कंट्रीज के नेम है। सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड और थर्ड है एक्टिव सैटेलाइट्स। तो सबसे पहला इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में दिया है। इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड है 1446 और उसमें से एक्टिव सैटेलाइट्स हैं 833। इसी तरीके से चाइना में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड की गई थी 356, लेकिन उसमें से एक्टिव सैटेलाइट्स जो है वो 280 हैं। थर्ड नंबर पे है रशिया, जिसमें लॉन्च सैटेलाइट्स है 234, लेकिन उसमें से एक्टिव है 145। लास्ट इज जापान, जिसमें लॉन्च सैटेलाइट्स का नंबर है 120, लेकिन एक्टिव सैटेलाइट्स है 75। तो इसमें बच्चों हम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड भी देख सकते हैं, एक्टिव भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें गार्बेज सैटेलाइट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो गार्बेज सैटेलाइट्स यानी जो एक्टिव सैटेलाइट्स नहीं है, जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम नंबर ऑफ लॉन्च सैटेलाइट्स में से एक्टिव सैटेलाइट्स को यदि हम माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ गार्बेज सैटेलाइट्स हमें मिल जाएंगी जो कि अभी भी स्पेस में है, और इसी आधार पर हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड बाय जापान। तो इसमें हमने चार्ट में देखा था, इसका आंसर है 120 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्टिव सैटेलाइट्स डज चाइना हैव। तो इसका आंसर भी हम चार्ट में से ढूंढ सकते हैं और वो है 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स सो फार। और इसका आंसर भी हमने चार्ट में से देखा है, वो है 1446, जो कि बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ गार्बेज सैटेलाइट्स इन रशिया इन द यूनिवर्स आर। क्योंकि यहाँ पे गार्बेज सैटेलाइट का कोई भी कॉलम नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने देखा था कि जब हम लॉन्च सैटेलाइट्स में से एक्टिव सैटेलाइट्स को माइनस करते हैं तो हमें गार्बेज सैटेलाइट्स का नंबर मिलता है। तो जब हम रशिया के लॉन्च सैटेलाइट्स में से एक्टिव सैटेलाइट्स को माइनस करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है डी, जो कि 89 गार्बेज सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ लॉन्च सैटेलाइट्स इन द यूनिवर्स पूछा गया है। इसका भी आंसर हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो हम लॉन्च की गई सैटेलाइट्स में से टोटल नंबर उनका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ गार्बेज सैटेलाइट्स ऑफ चाइना इन द यूनिवर्स आर। तो ये हमें चार्ट में से सीधे इसका आंसर मिलेगा जो कि है डी 76। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल सैटेलाइट्स इन द यूनिवर्स। तो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स में हमें जो लास्ट वाला कॉलम था
एक्टिव सैटेलाइट्स का, उन सभी का नंबर टोटल करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिलेगा बी 1330। आई होप कि आपको ये डेटा बेस्ड पैसेज समझ में आया होगा और आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढ सकेंगे। अब हम कुछ पोम एक्सट्रैक्ट देखने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपके पोएट्री सेक्शन में से आपको एक या दो पोम एक्सट्रैक्ट आते हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होते हैं। आइए हम देखते हैं। So, read the extract given below and answer the questions that follow. Eternal arise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same. I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe. आप इसे देखकर पहचान गए होंगे कि ये कौन से पोयम का एक्सट्रैक्ट है। आइए अब हम इस पोम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखें। फर्स्ट है नेम द पोम एंड द पोएट। तो पोम का नेम है द वॉइस ऑफ द रेन एंड द पोएट इज वॉल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द रेन ओरिजिनेट फ्रॉम? एंड द आंसर इज द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस डीप सी in the form of water vapor. बरसात का ओरिजिन या उद्गम कहाँ से होता है? बरसात का उद्गम जमीन और गहरे समुद्र, जो कि जिसका तल नहीं होता, वो पानी की वाष्प के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इट ओरिजिनेट? यह किस प्रकार से बनती है? एंड द आंसर इज विद द हीट ऑफ द सन the water evaporates from the sea or land and forms water vapor, which rises up in the atmosphere. सूरज की गर्मी से समुद्रों का या जमीन का पानी वाष्पित होता है और पानी की वाष्प बना लेता है, जो ऊपर वातावरण में ऊपर की तरफ जाती है। और अब हम देखते हैं प्रोज एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के या आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के टेक्स्ट पोर्शन में से एक एक्सट्रैक्ट लिया होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लिखने होते हैं। इसे हम सीन पैसेज भी कह सकते हैं। तो ये रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sire, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. तो बच्चों, इसे देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 5 लैंडस्केप ऑफ द सोल का एक्सट्रैक्ट है। आइए अब हम इस पर बेस्ड प्रश्नों के उत्तर देखें। बच्चों, इस एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन क्योंकि आप समझ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोस में, तो अब हम सीधे इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क। जो मास्टर है उसने अपने काम को छुपा के रखा था। हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज द मास्टर? यहाँ पर द मास्टर किसके लिए उपयोग किया गया है? इसका आंसर है पेंटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following was not seen by the emperor in the painting? पेंटिंग में जो सम्राट है उसके द्वारा इनमें से क्या नहीं देखा गया था, अर्थात उस पेंटिंग में क्या नहीं बना हुआ था? और इसका आंसर है रिवर, क्योंकि माउंटेन्स, क्लाउड्स एंड बर्ड्स सभी कुछ उस पेंटिंग में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसाइडेड इन द केव? गुफा में कौन रहता था? एंड इसका आंसर है स्पिरिट, एक आत्मा रहती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू ओपन द केव द पेंटर, उस केव को ओपन करने के लिए पेंटर ने क्या किया? उसने क्लैप किया अपने हाथों को।
इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जानने के लिए आपका ग्रामर का नॉलेज भी आवश्यक है। तो ग्रामर की भी प्रैक्टिस करते रहिए। और अब हम देख रहे हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो नोट मेकिंग के वीडियोस में आपने सीखे होंगे। आइए उसी आधार पर हम देखते हैं। और थर्ड एंड फोर्थ, तो इस तरह से हम देखते हैं आपको जो पैसेज दिया गया है नोट मेकिंग के लिए, उसमें 4 पैराग्राफ्स हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम नोट मेकिंग करेंगे। कुछ टेक्निक्स और टिप्स होती हैं नोट मेकिंग की जिन्हें हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज है राइट फ्रेजेस नॉट फुल सेंटेंसेस। यहाँ पर नोट मेकिंग करते समय आपको फ्रेजेस लिखनी है, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने। सेकेंड थिंग है टेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। आपको की वर्ड्स लिखने हैं उसके और अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। देन स्ट्रक्चर योर नोट्स विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड नंबर लिस्ट। उसको प्रॉपर आपको नंबरिंग करनी है, उसे हेडिंग देनी है और उसे सब हेडिंग्स में बांटना है। नेक्स्ट इज यूज कलर टू हाईलाइट मेजर सेक्शंस, मेन पॉइंट्स एंड डायग्राम्स। नेक्स्ट चीज है कि आपको नोट मेकिंग करते समय जो बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं उनके आपको एब्रीविएशन लेने, क्योंकि एब्रीविएशन के ऊपर अलग से मार्क्स दिए जाते हैं। तो आइए इन टिप्स पर आधारित हम इस पैसेज की नोट मेकिंग देखते हैं जो कि आपके लिए मॉडल के लिए तैयार की गई है। तो ये एक पूरा का पूरा पैसेज आपको दिया गया है जिसकी आपको नोट मेकिंग करनी है, लेकिन इस पैसेज में हम देख रहे हैं 2 पैराग्राफ यहाँ पर है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, मेक नोट्स ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज अबव। जो ऊपर पैसेज दिया गया है उस पर आधारित आपको नोट्स बनाने हैं। यूज अ फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल। इसके लिए फॉर्मेट आप अपने हिसाब से उपयुक्त चुनाव कर सकते हैं। यूज एब्रीविएशंस वेयर नेसेसरी। जहां कहीं भी शॉर्ट फॉर्म्स आप चाहें बड़े वर्ड्स का, उसे आप यूज कर सकते हैं। Also give a suitable title to the passage। और आखिरी में इस पैसेज का आपको टाइटल लिखना है। तो इसमें टोटल मार्क्स अलॉटेड हैं 5, जिसमें से 1 मार्क आपके टाइटल के लिए होगा, लगभग 3 मार्क्स आपके नोट्स के लिए और 1 मार्क आपके एब्रीविएशंस के लिए हो सकता है, या फिर 1 मार्क सुटेबल टाइटल के लिए होगा, 2 मार्क्स नोट्स के लिए और 2 मार्क्स एब्रीविएशन के लिए भी हो सकते हैं। तो हमें इन तीनों का प्रयोग करना है इस नोट मेकिंग में। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, मेक अ समरी ऑफ द पैसेज, जिसमें कि आपको जस्ट लिखना है इस पैसेज का और इसके लिए आपको 3 मार्क्स अलॉटेड हैं। आप इस पैसेज को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। हमने इस पूरे के पूरे पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ को एक सब हेडिंग दी है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई इंक करके है और इसमें हमने ये पॉइंट्स लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं। और इसमें हमने जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, उसके हमने कीवर्ड्स लिए हैं। ये फर्स्ट पैसेज की सेकेंड लाइन के कीवर्ड्स हैं जिसमें ये एब्रीविएशन भी यूज किए हुए हैं। थर्ड नंबर पे 1.3 या सी, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन एंड अकॉर्डिंगली फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन, लेकिन उसमें ये सब टॉपिक्स भी हैं, तो इस तरीके से हम उन्हें भी नंबरिंग करके लिख सकते हैं। सबसे ऊपर हमने इस पूरे के पूरे पैसेज को हेडिंग दी हुई है जो कि मेन हेडिंग है। इसके बाद आइए हम आगे चलते हैं। ये हमने सेकेंड पैराग्राफ लिया है और इसकी जो हमने सब हेडिंग दी है वो है ई पेपर क्वालिटीज। उसके बाद यहाँ पर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 या ABCDE करके भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने देखिए एब्रीविएशन का प्रयोग किया है और कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आपको भी एब्रीविएट करते हुए वर्ड्स को सिर्फ कीवर्ड्स का प्रयोग करना है। यह थर्ड पैराग्राफ है जिसको हमने सब हेडिंग दी है एडवांटेजेस ऑफ ई पेपर और ये उसकी फर्स्ट लाइन 3.1, 3.2 एंड 3.3। और यहाँ पे भी हमने कीवर्ड्स सिर्फ यूज किए हैं या सिर्फ फ्रेजेस यूज की हुई हैं।
ये आपका 4th पैराग्राफ है। वर्किंग ऑफ ई लिंक ये उसकी सब हेडिंग है और ये हमने उसके पॉइंट्स लिए हुए हैं और इस तरीके से हमने यहाँ पर एब्रीविएशंस यूज किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। इन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। विश यू गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।